जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो सके कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचार क्या थे, उन्होंने क्या लिखा, क्या बताया, क्या समझाया, वो हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। और बिना किसी भूमिका के सीधे आते हैं मुद्दे पर। देखते क्या है कि आज का जो टॉपिक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा से है, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में घटी घटनाओं से संबंधित है। आज हम दूसरी घटना का वर्णन करेंगे जिसमें कि बाबा साहब अम्बेडकर ये बताते हैं कि मुझे जो पढ़ाई का खर्चा था वो बड़ौदा के महाराजा दे रहे थे। और 1913 से 1917 तक मैं कोलंबिया में पढ़ा। फिर 1918 में मैं लंदन आ गया और लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। किसमें? पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एडमिशन लिया। और पढ़ाई बिना पूरे किए ही 1918 में उन्हें वापस भारत आना पड़ा। भारत जब आते हैं तो एक्चुअली में महाराजा के यहाँ करार था, ये बात थे कि उनके यहाँ सेवा देनी है, जब पढ़ाई पूरी करके आना है। लेकिन यहीं एक बात और बताते हैं कि जब मैं भारत लौट करके आया तो इस बीच जो मैं 5 साल, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मैं जो 5 साल बाहर रहा 1913 से 18 तक, 1913 से 18 तक, तो कहते हैं मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि मैं एक अछूत हूँ। लेकिन फिर एक बात और कहते हैं कि अछूत जहाँ भी जाता है वहाँ खुद के लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये बाहर रहे, हॉस्टल में रहे, विदेशों में रहे, दूसरे लोगों के साथ रहे, और भारतीयों जैसी छुआछूत की भावना तो वहाँ नहीं थी ना, लोगों के अंदर ऐसे व्यवहार थे। वो तो टैलेंट को समझते थे, बाबा साहब का रिस्पेक्ट होता था, तो उनके दिल और दिमाग से कि मैं अछूत हूँ ये निकल गया था। लेकिन अब आगे कहते क्या है कि मैं जैसे ही यहाँ आया इंडिया में बड़ौदा, अब बड़ौदा आने के बाद कहानी शुरू होती है। यहाँ पर बहुत सारे होटल थे जिन्हें हिंदू होटल थे, बीसी कहा जाता था उनको। और बाबा साहब अम्बेडकर स्टेशन में उतरने के बाद यही सोच रहे थे कि मैं जाऊँ कहाँ। ये कहानी का सबसे बड़ा उनकी ज़िंदगी का, ये जो वहाँ पर 10-12 दिन रुके बड़ौदा में, जाऊँ कहाँ, यही शब्द उन्हें परेशान करता है। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ रहूँ, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बुरा समय था, यूँ कहें बहुत ही खतरनाक समय गुजरा उनकी ज़िंदगी का। अब वहाँ पर गए तो हिंदुओं के तो यहाँ होटल मिलने वाला नहीं था। काफ़ी देर खड़े रहे, देखते रहे कि उनके साथ कुछ लोग बाहर विदेश पढ़ने गए थे जो बड़ौदा के ही थे, लेकिन उनमें कोई शूद्र नहीं था। एक पारसी था और एक कोई दूसरा व्यक्ति था, नाम मुझे याद नहीं, अभी आगे याद आएगा बताता हूँ मैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि शायद मैं उनके पास चला जाऊँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उनके पास नहीं गए। अंततः खड़े खड़े सोचते रहे। स्टेशन पे ही बाहर निकले तो देखा क्या कि जो गाड़ी वाले थे, चूँकि पहले बहुत सारे साधन होते नहीं, तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगे यही चलते थे, तो वही लोग बचे हुए थे। और एक सवारी के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेशन पर बचे, वो इनका इंतजार कर रहे थे कि कोई एक सवारी ये मिल जाए तो इनको लेके हम जाएं। बाबा साहब अम्बेडकर देखे कि यहाँ पर तो कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन उन्हें याद आया कि कैंप तो है, यदि कैंप में कोई जगह मिल जाती है तो वहाँ मैं रह सकता हूँ कुछ समय के लिए। इसके बाद जैसे ही बड़ौदा नरेश के यहाँ मैं अपील करूँगा, मुझे बंगला मिल जाएगा, तो फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, तो ये मेरा समय निकल जाएगा, कट जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोले उस व्यक्ति से, गाड़ी वाले से, कि भाई यहाँ जो कैंप है, कैंप में कहीं कोई जगह होगी जहाँ मुझे ठहरने को मिल जाए। तो बोला हाँ है, कैंप में एक पारसियों का सराय है, होटल है उनका, वहाँ मतलब धर्मशाला जैसे आज लोग कहते हैं, तो वो है, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। ये गए, बाबा साहब अम्बेडकर गए तो वहाँ पर देखा कि 2 मंजिला भवन था, जहाँ पर ये इनका धर्मशाला था, यूँ कहें, या होटल था पारसियों का। तो जैसे ही वहाँ पर गाड़ी रुकी तो
आदमी एक निकल करके आया जो दो मंजिल का था। सो नीचे तो वो रहता था जो नौकर था, जो केयर टेकर कहेंगे कि जो उसकी देख रेख करता था होटल की, या यूँ कहें कि वो सराय की या धर्मशाला कह दे जहाँ पर पारसी लोग रुकते थे। और उनको खाने पीने का वो एज ए पेइंग गेस्ट जो बताया था कि वो पेइंग गेस्ट के रूप में रखते थे, खाना पीना भी वही लोग देते थे और उसका वो पैसा लेते थे। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ ठहर गए और उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा गया कि वो रजिस्टर लेके आ गया। अब रजिस्टर लेके क्या आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर जो कमरा उनको दिखाया तो वहाँ एक हॉल था, वहीं गुसल खाना था, थोड़ी सी जगह थी, हॉल था, एक कमरा था। और उसका भी बड़ा अजीब ये था कि वहाँ पर रात में चमगादड़, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ ठहरे तो जैसे ही वो अपने कपड़े अपड़े उतार करके दूसरे चेंज करने के लिए वो रेडी हुए कि भाई मैं थोड़ा आराम से हो लूँ, थका हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, वो ऐसी अधनंगी अवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि वो पारसी ने आके मुझे देख लिया। जो पारसियों की पहचान होती है, कश्ती और सदरा होता है, एक कश्ती और सदरा, ये उनकी पहचान होती है कि उनके शरीर में होना बहुत जरूरी है। और ये बाबा साहब के पास तो नहीं था। वो समझे कि ये आदमी पारसी तो नहीं है। पूछे भाई तुम हो कौन, कैसे आ गए यहाँ पर, ये तो पारसियों का है। बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि यदि तुम्हें कोई एतराज ना हो, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन तुम्हें एतराज ना हो तो मेरा नाम पारसी रख लो, कोई भी लिख दो, और मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, तो मुझे खाना पीना देते रहना, और जब तक मुझे बंगला नहीं मिल जाता, मैंने प्रधानमंत्री को जो है पत्र में लिख दिया है, जब तक नहीं मिलता तब तक मैं रह सकता हूँ, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। ये बात कह करके जो है वो नाम लिख लिया और बाबा साहब वहाँ रुक गए। अब रुकने के बाद एक वही संकोच रहता था कि वो जो पारसी था कर्मचारी, वो रोज़ सुबह में चाय दे देता था, फिर एक बार खाना दिया, इसके बाद फिर बाबा साहब शाम को आते थे, देर में आते थे, क्योंकि उनको खुद लगता था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर गुजरे और मुझे वहाँ ना जाना पड़े जल्दी, तो रात में जाते थे। 8 बज जाता था ऑफिस से आने के बाद, और जब वहाँ जाते थे तो रात में एक तो अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी, और उसमें होता क्या था कि वो खाना खा लिया, एक लालटेन लेके आता था पादरी, ये पारसी। खाना खाने के बाद फिर वहाँ पे चमगादड़ थे, तो आधे हॉल में तो टूटी हुई कुर्सियाँ, बेंचें, पता नहीं अवाड़ कबाड़ पड़ा रहता था। बाबा साहब बैठ के बताते हैं कि रात भर फट फट चिक 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 के चक्कर में मेरा ध्यान उचट जाता था, लेकिन फिर भी मैं करता क्या, वो मेरा बसेरा था। और बसेरा ना होने से बेहतर यही कि बसेरा कैसा भी हो, तो इसलिए मेरे लिए तो सबसे अनमोल था वो, उसे तो मैं किसी हाल में छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि दूसरी मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, वही बात जो मैं बता रहा था। अब हुआ क्या कि अचानक लोगों को मालूम हो गया कि ये जो आदमी ठहरा हुआ है ये व्यक्ति पारसी नहीं है। फिर देखते क्या है कि जैसे ही ऑफिस के लिए वो तैयार हो रहे थे कि एक 15-20 आदमी जो है हट्टे कट्टे पारसी, हाथ में डंडे लिए, लाठी लिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे लगा ये कोई सैलानी आ रहा है, कोई पर्यटक है, ठहरने के लिए आया होगा, लेकिन देखते क्या है कि कह रहे जैसे मैंने देखा तो मैं उन लोगों के बोल चाल से, भाषा से समझ गया कि ये जरूर मेरे साथ कुछ आज बहुत बुरा होने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि वो सीढ़ियों में क्रम से सभी लोग खड़े हो गए और बहुत बदतमीजी के साथ बहस करना शुरू की हमसे। तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम पारसियों के सराय में कैसे ठहरे। और उनके जो भाषा में था, जो क्रोध झलक रहा था, और वो जो धमकी दे रहे थे, वो जो धमकी दिख रही थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर से तोड़ दिया। और उसमें एक आदमी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पहले तुम ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, तुम इस मकान को खाली कब करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वही बात बताई कि भाई 1 सप्ताह के अंदर जो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुझे बंगला मिल जाएगा, मैं चला जाऊँगा। अब कम से कम 1 सप्ताह तो लगेगा ही। उतने में एक पारसी ने कहा कि आज शाम को तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए।
और यदि शकल दिख गई तो परिणाम बहुत भयंकर हो गए, यहाँ तक कि तुम्हें जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खैर जैसे तैसे शांत रहे और शांत रह कर के ही उनके सारे सवालों का एक जवाब दे दिया। कुछ बोले ही नहीं तो विवाद ही नहीं बढ़ा। अंततः बैठ के रोने लगे। उन्हें लगा कि आखिर अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ शूद्र होने के कारण, अछूत होने के कारण, पैसा देने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे बाबा साहब अम्बेडकर। सोचने वाली बात है कि आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं। आज उनके साहित्य को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना ही हम अपने आप से बहुत दूर होते जा रहे हैं। खैर देखते हैं आगे घटना आगे की। बाबा साहब अम्बेडकर जब वहाँ से निकले तो सोचा कि मैं कहीं जाऊं और किसी दोस्त से मिलूं जो उनके जानने वाले थे, जो वहाँ पढ़े थे। पहले उनके पास गए। एक मित्र थे, वो पारसी थे और उनकी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। वो क्रिश्चियन हो गए थे और उनकी जो पत्नी तो ब्राह्मण थी, तो वो पुरानी परंपराओं की थी। लेकिन जब उनसे कहा तो एक्चुअली पहले से हिचक ये थी कि यदि मैं इनसे कहूँगा तो पता नहीं इनको कैसा लगता है, किसी अछूत को अपने घर में शरण देंगे कि नहीं देंगे। अंततः उन्होंने बहाना बना के टरका दिया कि भाई मेरी पत्नी आने वाली है, उनसे पूछेंगे तभी बता पाएंगे। बाबा साहब को लगा कि मेरा जवाब तो मुझे मिल ही गया है, अब आखिर किया क्या जाए। एक और मित्र थे, उनके पास गए तो उन्होंने यही कहा कि यदि मैं तुम्हें अपने घर में रख लूँगा तो मेरे नौकर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, उसके ठहरने से उस घर के नौकर भी उस घर को छोड़ के चले जाएंगे। किस हद तक यह देश छुआछूत में डूबा हुआ था। सोचने वाली बात यह कि उस समय अंग्रेजों का शासन था तो हमें आज़ादी चाहिए थी, किससे आज़ादी चाहिए थी। हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ कितने बुरे थे और लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी। आखिर समस्या थी कहाँ पर, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक जगह तो हम खैर कोसते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, लूटपाट की, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा था और आज भी क्या हो रहा है, इसके जिम्मेदार तो अंग्रेज नहीं है, इसके जिम्मेदार तो हमारा ही समाज है। इसके बाद होता क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब सहारा नहीं मिलता तो फिर वही प्रश्न कि मैं जाऊं कहाँ। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जहाँ मैं ठहरा हुआ था उस हॉल में उस इतनी बुरी पोजीशन में था कि मेरा जब भांजा आया उसने मेरी स्थिति देखी तो वो रोने लगा। आखिर मैंने उसे विदा किया। फिर मैं देखा कि अब मुझे कहीं रहने को नहीं मिलेगा, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, आखिर होगा क्या। बाबा साहब अम्बेडकर सोचे कि शाम को ट्रेन है बम्बई के लिए और मैं क्या करूं, कहाँ बिताऊं इतना समय, तो घर में नहीं बिता सकता। कमरे में जाकर के जो जहाँ पर होटल में ठहरे हुए थे वहाँ गया तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि मैं अपना समय बाहर गुजारूं। इसलिए वो बाहर एक पार्क में चले गए। वहाँ उन्होंने 4-5 घंटे गुजारे। बताते हैं कि फिर मैंने शाम को एक टांगा लिया और गया। मैंने अपना सामान रखा, अपनी कापी किताबें रखी और तब तक वो पारसी आ गया। मैंने उसको उसका किराया दे दिया। जो मैं जितने दिन रहा था, जो मैं प्रतिदिन का 1.5 रुपये देता था, वो मैंने उसको पैसे दिए। ना उसने मुझसे बात की ना मैंने उससे बात की और फिर मैं सीधा बम्बई चला आया। कहने की मतलब ये है कि इस घटना से हमें क्या मिलता है सीखने को। वो ये सीखने को मिलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से पढ़ के आए और कोलंबिया से ही पढ़ कर के आए, लेकिन इस देश में उस पढ़ाई लिखाई की इज्जत नहीं थी, बल्कि जो माहर नाम का सिंबल उनके नाम के साथ लगा था कि वो अछूत हैं, वही पर्याप्त था। उनके जीवन में किसी तरह कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाए। और ये भेदभाव करने वाले लोग कौन थे? हमारे ही देश के लोग थे, ये कोई अंग्रेज नहीं थे। जो भी अनटचेबिलिटी थी वो यहाँ के कारण थी। और एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और ये समझ में आती है कि अछूत अछूत होता है, वो चाहे हिंदुओं के लिए हो
चाहे पारसियों के लिए हो। यदि वो अछूत ना होते तो पारसी भी शायद इतना बुरा व्यवहार ना करते। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब समय मिला, जब मौका मिला, और उन्हें यही सारी घटनाएं, उनको आज जितनी भी सुविधाओं को हम देख रहे हैं, इन्हीं सारी घटनाओं को परिणाम, इन्हीं संघर्षों का परिणाम है, जिन्होंने उन्हें पूरे जीवन उन्हें अंदर से कचोटते रहे कि आखिर मेरे साथ जो घटना घटी, ऐसी घटना प्रतिदिन पता नहीं कितने, ना जाने कितने लोगों के साथ घटती है, वो लोग कैसे जीते होंगे। जब मेरा जीना दूभर हो गया है, मैं दिन रात उन सब घटनाओं के बारे में सोचता हूँ, तो जो लोग डेली जीते हैं ऐसे, वो कैसे सोचते होंगे। आखिर उनके जीवन में तो कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में बड़ी सुविधाएं दी गई। आज हमें चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। ये आसान तरीका मुझे लगा, मैंने ये शुरू किया। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, किताबें खरीदें, लोगों को बांटें या बोलें, तो लोगों को पहुंचेगा। और ये वेटिंग फॉर वीज़ा के पूरे टॉपिक में बताऊंगा इसमें। और जो मैंने दूसरा एक टॉपिक साथ में मैं ये बता रहा हूँ, जो है हिंदू कोड बिल से, मैं कोई ऐसा मेरे पास वीडियो नहीं रहेगा जिसमें ये हो कि 5 मिनट में समझिए हिंदू कोड बिल, 10 मिनट में समझिए पूना पैक्ट, ये सब नहीं है। मेरा कोई वीडियो शायद ही कोई आधा घंटे से कम होगा, नहीं तो 20 से 25 मिनट का रहेगा। समय निकालना पड़ेगा आपको। यदि किसी चीज़ को ढंग से समझना है, जानना है, तो समय लगता है। यहाँ कोई घुट्टी और कोई कैप्सूल नहीं है जो एक बार खा लिया और याद हो जाएगा। आपको यदि किसी घटना के बारे में बताया जाएगा तो उसे बारीकी से, ढंग से बताया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जिससे लोगों के अंदर फालतू का क्रोध बढ़े, लोगों से घृणा बढ़े। ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब के साहित्य में ऐसा कुछ है ही नहीं। और एक चीज़ ये भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस दौर में जी रहे थे जिस दौर में बहुत बुरा हाल था अछूतों का, और उस समय भी वो सवर्णों के खिलाफ बोलते भी थे। ऐसा नहीं कि बोलते नहीं थे और लिखते नहीं थे, लेकिन उनके बोलने और लिखने का जो ढंग था, आज हम उस ढंग से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। यदि हमारा ढंग वो रहे तो हम काफ़ी कुछ आगे निकल सकते हैं, काफ़ी कुछ सुधार कर ला सकते हैं। लेकिन हम सीखते कम हैं और हम चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं। यही गलत बातें हमें अपनी कामयाबी से काफ़ी दूर ले जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस साहित्य को पढ़ें, उसी गरिमा को बना के रखें, और क्या हमें सीखना चाहिए वो हम सीखें, क्या हमें अपने बच्चों को सिखाना है वो हम सिखाएं, ना कि वो फालतू की बातें सिखाएं कि जो जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नो गुड बाय।